हेलो स्टूडेंट्स, फेमा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेशंस के ऊपर। देखिए, इससे पहले हमने रूल्स की बात करी थी, तो याद कीजिए हमने फेमा के पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि रूल्स बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अंडर सेक्शन 46 और रेगुलेशंस बनाने की पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है अंडर सेक्शन 47 में। तो ये रेगुलेशंस आती हैं 22 अगस्त 22 को। देखिए, रूल्स में मेन जो थ्रस्ट था, मतलब तवज्जो जो थी वो थी इक्विटी कैपिटल के ऊपर। यहां आप पाएंगे डेट इंस्ट्रूमेंट में। जैसे अगर आप डेफिनेशन में देखेंगे, एक ही डेफिनेशन है, डेट इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, जो कि हम रूल्स में पढ़ के आ चुके हैं, राइट। अब रेगुलेशन नंबर 3 आपके सामने है, कहते क्या करी? फाइनेंशियल कमिटमेंट। 3 बातें पढ़ी थी इसमें, ओडीआई प्लस डेट अदर देन ओपीआई, नॉन फंड बेस्ड एक्टिविटी। किसने करी? इंडियन एंटिटी, जहां 4 चीजें पड़ी थी, कंपनी, बीसी, एलएलपी एंड फर्म। बाय मोड्स आपके सामने है अदर देन इक्विटी कैपिटल। तो यहां डेट इंस्ट्रूमेंट पे ज्यादा हम बात करने वाले हैं। तो कहते हैं इंडियन एंटिटी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा सकती है, फॉरेन एंटिटी के या नॉन फंड कमिटमेंट जो कि हम गारंटी कहे थे उसमें आप लगा सकते हैं फॉरेन एंटिटी, इंक्लूडिंग उसकी ओवरसीज स्टेप डाउन सब्सिडरी इंडियन एंटिटी की। कंडीशंस क्या है? जो इंडियन एंटिटी है वो एलिजिबल होनी चाहिए ओडीआई करने के लिए, मतलब ओडीआई करने के लिए आप एलिजिबल हो, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं रूल्स में। नंबर 2, आपने ओडीआई क्या किया है? कर दिया है, तब आप डेट इंस्ट्रूमेंट में जाओगे। और ओडीआई का मतलब क्या था? क्लियरली हमने पढ़ा था इक्विटी में पैसा लगाना। अनलिस्टेड में कोई लिमिट नहीं थी, लिस्टेड में थी कम से कम 10% से कम है तो आपका कंट्रोल होना चाहिए। तीसरा, इंडियन एंटिटी हैज अक्वायर्ड कंट्रोल इन फॉरेन एंटिटी। तो कंट्रोल अक्वायर किया तो अंडरस्टूड है आपने इक्विटी शेयर्स लिए होंगे, तो घूम फिर के क्या है, ओडीआई के लिए आप एलिजिबल हैं, ओडीआई आपने कर दिया, ये आप क्या ले रहे हैं? कंट्रोल। अब इसके बाद रेगुलेशन नंबर 4 में देख रहे हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय इंडियन एंटिटी बाय वे ऑफ व्हाट? डेट। तो डेट इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई। तो कहता है ये क्या होना चाहिए? जो भी आप लोन दे रहे हो डुली बैक्ड बाय लोन एग्रीमेंट, बाकायदा एक रिटर्न में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। और ध्यान रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए आर्म्स लेंथ बेसिस पे, जिसका मतलब है नॉर्मल मार्केट प्राइस पे, जिसका मतलब है दोनों पार्टीज कुछ इस तरह से हैं कि जैसे वो क्या है, अनरिलेटेड है और उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं इसे सिंपल कहूंगा, हैंड रिटन में आप मेरे साथ यहां से देख के लिख सकते हैं, आपके सामने है जो मैंने लिख दिया, ये जितना चीज बताई। क्या पढ़ा हमने? फाइनेंशियल कमिटमेंट बाय इंडियन एंटिटी अदर देन इक्विटी कैपिटल, दैट मींस डेट की बात हो रही है। एक, आप एलिजिबल होने चाहिए ओडीआई के लिए। नंबर 2, आपने ओडीआई कर दिया है, मेड या डन कह लीजिए, या आपने अक्वायर किया है कंट्रोल एफई में। नंबर 4, डेट जब आप दे रहे हैं लोन एग्रीमेंट होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर्म्स लेंथ बेसिस पे होना चाहिए। तो ये आप अपने हैंड रिटन में, जितना मैंने पढ़ा है साथ में हैंड रिटन सारा मैं करवाऊंगा, तो आप यहां पे ये आपके सामने दिख रहा है, आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद ही मेरे को आगे आप सुने। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेशन 5 में गारंटी की। गारंटी स्वाभाविक है, गारंटी कौन दे रहा है? अरे भैया, इंडियन एंटिटी की तरफ से हो रही है, तभी फेमा लगेगा, फॉरेन एंटिटी के लिए या वही स्टेप डाउन सब्सिडरी के लिए। अब गारंटी में आप यहां देखेंगे 4 तरह की हमें गारंटी नजर आएगी। एक, कॉर्पोरेट और परफॉर्मेंस गारंटी बाय इंडियन एंटिटी। कॉर्पोरेट, इंडियन एंटिटी कॉर्पोरेट ही है तो आप कॉर्पोरेट गारंटी दे रहे हैं, एक कंपनी फॉरेन एंटिटी को दे रही है। नंबर 2, परफॉर्मेंस गारंटी। परफॉर्मेंस गारंटी क्या है? ये गारंटी दी जाती है बेस्ड ऑन सम कंट्रैक्ट, कि क्या वास्तव में वो कंट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, क्या वो गुड्स डिलीवर की जाएंगी, क्या वो सर्विसेज रेंडर की जाएंगी या नहीं, तो उसे हम कह देते हैं परफॉर्मेंस गारंटी। नंबर 2 कहता है यही दोनों गारंटी किसने दी है? आपकी ग्रुप कंपनी। किसकी ग्रुप कंपनी? स्वाभाविक है इंडियन एंटिटी की। देखिए, हम कंपनीज एक्ट में ग्रुप कंपनी क्या पढ़ते हैं? एसोसिएट पढ़ते हैं, हम सब्सिडरी पढ़ते हैं, होल्डिंग पढ़ते हैं, या होल्डिंग की कोई और जो हमारी बन जाएगी को सब्सिडरी। यहां पे ग्रुप कंपनी का मतलब अलग है फेमा रेगुलेशंस में। या 3 बातें हैं, एक आप होल्डिंग है, नंबर 2 आप सब्सिडरी हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87 एंड 46 में होल्डिंग में क्या पढ़ते हैं हम कि भैया आप होल्डिंग तब बनते हैं जब आपके पास मोर देन 50% वोटिंग राइट हो। तो बड़ा बढ़िया यहां पॉइंट है, यहां 50% की बात नहीं की गई, यहां होल्डिंग का बताया गया कम से कम एटलीस्ट 51% से होल्डिंग बनेंगे, 51% से ही आप सब्सिडरी बनेंगे। नंबर 3, इसे मैं शॉर्ट में कहूंगा पीजीसी, दैट इज प्रमोटर ग्रुप कंपनी। मतलब आपकी जो कंपनी है इंडियन एंटिटी, इसका जो प्रमोटर है खुद एक कंपनी है, विच इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। दैट मीन्स प्रमोटर हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसने गारंटी दी, ग्रुप कंपनी ने गारंटी दी, जिसके अंदर आ गया होल्डिंग, सब्सिडरी एंड प्रमोटर ग्रुप कंपनी।
नंबर 3 पर्सनल गारंटी दी है, पर्सनल अपनी जेब से, किसने? अगेन प्रमोटर है, लेकिन आपकी बार कौन है? रेजिडेंट इंडिविजुअल। डेफिनेशन में हमने देखा था नेचुरल पर्सन, तो यहां रेजिडेंट इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन जो प्रमोटर है वो पर्सनल गारंटी दे रहा है। नंबर 4 बैंक गारंटी दे रहा है, किसको? भारतीय बैंक फॉरेन एंटिटी को दे रहा है। भाई क्यों दे रहा है? तो इंडियन एंटिटी ने उस भारतीय बैंक को कोई कोलेटरल दे रखा है या काउंटर गारंटी, कोलेटरल समझते कुछ गिरवी रखा है या काउंटर गारंटी दे रखी, कोई बात नहीं, आप बाहर वाली एंटिटी को गारंटी दीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं, वो पैसे आपके लौटा देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं गारंटी के अंदर कितनी बातें हैं? 4। कॉर्पोरेट गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी। नंबर 2 जो पॉइंट है वो इसी का है, लेकिन ग्रुप कंपनी का है, जिसके अंदर है होल्डिंग सब्सिडरी 51% से, ध्यान रहे प्रमोटर ग्रुप कंपनी। तीसरा पर्सनल गारंटी आपके जो रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रमोटर है उसने दी। बैंक गारंटी लेकिन बैक्ड बाय काउंटर और कोलेटरल गारंटी, ये ना भूलें आप। देन काउंटिंग, इसका मतलब क्या है? देखिए अगर ग्रुप कंपनी ने क्या दी है? गारंटी दी है, तो हम फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट पढ़ के आए थे 400% ऑफ नेटवर्थ। तो ये जो गारंटी दी गई है, क्योंकि गारंटी भी तो फाइनेंशियल कमिटमेंट की डेफिनेशन में था, तो ये जो ग्रुप कंपनी ने दी है गारंटी, ये किसकी फाइनेंशियल कमिटमेंट में ऐड होगा? तो आप कहेंगे कॉमन सेंस तो ये कहती है सर इंडियन एंटिटी। नहीं, रेगुलेशन कहती है ग्रुप कंपनी ने अगर ये गारंटी दी है तो ये काउंटिंग किस में होगा? टुवर्ड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट इंडिपेंडेंटली। तो ये उनकी ग्रुप कंपनी की फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में ऐड होगा। इंडिपेंडेंटली मींस होल्डिंग है, सब्सिडरी है या पीजीसी है जिसने दिया। लेकिन अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रमोटर ने दिया तो उसकी, जैसे हम रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए पढ़ के आए थे, एलआरएस की लिमिट होती है, उसके अंदर नहीं ऐड होगा, उसकी खुद की फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट में ऐड नहीं होगा, बल्कि किसमें ऐड होगा? इंडियन एंटिटी की। तो बहुत बढ़िया पॉइंट आ गया यहां काउंटिंग के ऊपर, कि अगर ग्रुप कंपनी है उनकी लिमिट के अंदर एफसी के, और अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रमोटर है तो उसकी लिमिट के अंदर इसे हम ऐड करेंगे। प्रोविजो क्या कहती है? अगर ग्रुप कंपनी ने गारंटी दी है एनी फंड बेस्ड एक्सपोजर, मतलब गारंटी दी थी लेकिन वो क्या होगी? इन्वोक हो गई, रियलाइज होगी, आपको पैसे भरने पड़ गए, तो फंड बेस्ड एक्सपोजर हो गया है, तो कहते हैं इट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम नेट वर्थ ऑफ सच ग्रुप कंपनी फॉर कंप्यूटिंग इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट। तो जितना आपको पैसा भरना पड़ गया तो स्वाभाविक है पैसा बाहर गया, राइट? फंड बेस्ड एक्सपोजर हो गया, तो वो कहता आपकी नेटवर्थ में से क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसका रेलेवेंस क्या है? क्योंकि हम कहते हैं हर कंपनी के लिए लिमिट कितनी है? 400% ऑफ नेटवर्थ है, तो आपकी नेटवर्थ में से वो हिस्सा डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोविजो कुछ नहीं है जी, इसके अंदर क्या कहा गया है? कहता अगर गारंटी दी है बाय प्रमोटर, चाहे वो बॉडी कॉर्पोरेट था जैसे हमने कहा पीजीसी, या रेजिडेंट इंडिविजुअल था, कहता इंडियन एंटिटी उसका क्या होना चाहिए? पार्ट होनी चाहिए। तो अंडरस्टूड है, पार्ट की बात हम कर रहे हैं तो कुछ नहीं इसके अंदर। और कहता प्रमोटर ग्रुप का मतलब क्या? जाइए कहता सेबी रेगुलेशन में देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता ये गारंटी नहीं होनी चाहिए ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या है? ऐसी गारंटी जिसमें आपने टाइम नहीं बताया, जिसमें आपने अमाउंट नहीं बताया, बस गारंटी दे दी। तो कहता है ऐसा ओपन नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ? गारंटी क्या होनी चाहिए? क्लोज्ड एंडेड होनी चाहिए। देयर आफ्टर कहता अगर गारंटी इन्वोक हो गई, मींस पैसे भरने पड़ गए, तो स्वाभाविक है अब वो किसका हिस्सा नहीं रहेगा? शेल सीज टू बी पार्ट ऑफ नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट। रादर अब वो किसका हिस्सा बन जाएगा? वो तो डेट बन जाएगा ना, लैंडिंग होगी एक तरह से, राइट? तो वो लैंडिंग का हिस्सा बन जाएगा। देन कहता अगर गारंटी दी है 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, ध्यान दीजिएगा, 2 और मोर इंडियन एंटिटीज ने मिलके क्या दी है? ज्वाइंटली एंड सेवरली गारंटी दी है। तो कहता 100% अमाउंट उस गारंटी का क्या करेंगे? शेल बी रेकन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल लिमिट ऑफ ईच इंडियन एंटिटी। 2 या 2 से ज्यादा भारतीय एंटिटी ने गारंटी दी है तो वो पैसा पूरे का पूरा, 2 कंपनियां हैं, 3 है, तो तीनों की लिमिट में 100% उनमें ऐड होगा, उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट का पार्ट उनके लिए लिया जाएगा। सब रेगुलेशन 6 कहती है लेकिन अगर परफॉर्मेंस गारंटी है तो 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी को ही हम फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में लेंगे, हाफ को ही लेंगे। सर ऐसा क्यों? परफॉर्मेंस गारंटी में बता रहा था थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, काम होगा या नहीं होगा, तो पता नहीं जितनी गारंटी दी है, अगर इतनी दी है, कितना काम हुआ या नहीं, कितना पैसा भरना पड़ेगा नहीं, तो हमने कहा एवरेजिंग कर लीजिए, आधा पैसा ही फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में लेके चलेंगे। सब रेगुलेशन 7 रोल ओवर ऑफ गारंटी, जिसका मतलब क्या? अगर गारंटी 3 बरस के लिए है, राइट, और 3 बरस खत्म हो गए, राइट, वो गारंटी इन्वोक भी नहीं हुई, रोल ओवर एक्सटेंड कर दी उसे, तो क्या वो फ्रेश कमिटमेंट है? तो फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट वो नहीं है। लेकिन अगर रोल ओवर में आपने उसका अमाउंट बढ़ा दिया,
एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया कि पहले 2 करोड़ था, मान लो 3 करोड़ कर दिया, तो उस 1 करोड़ को तो हम किसका हिस्सा लेके चलेंगे? फाइनेंशियल कमिटमेंट का हिस्सा लेके चलेंगे। यही यहां पे लिख के दिया गया है। तो यहां पे 7 पॉइंट बेसिकली निकल के आते हैं गारंटी के ऊपर, जिसके ऊपर अभी मैं आपसे हैंड रिटन चार्ट से डिस्कस करता हूं ताकि आपके टिप्स पे वो याद हो जाए। तो देखिए, ये रहा हैंड रिटन चार्ट, आप यहां से ये पूरा लिख लीजिएगा। गारंटी के सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? गारंटी कितने तरह की? जैसे मैंने बताया, गारंटी 4 तरह की। एक तो ये ना भूलो, एक क्या थी? कॉर्पोरेट गारंटी, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट मत बना देना, या परफॉर्मेंस गारंटी। लेकिन परफॉर्मेंस गारंटी से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखो, इसलिए उसका एरो निकाला। परफॉर्मेंस गारंटी का ही उसका 50% ही हमने फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में क्या करना था? ऐड। नंबर 2 गारंटी क्या थी? ग्रुप कंपनी, जिसके अंदर 3 लोग थे, होल्डिंग, सब्सिडरी, प्रमोटर ग्रुप कंपनी। और होल्डिंग सब्सिडरी की लिमिट कितनी थी? 50% थी, ये मत भूलिए। देन हमने क्या कहा था? अगर ग्रुप कंपनी ने गारंटी दी है तो सारा पैसा उनकी इंडिविजुअल लिमिट ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट में हम ऐड करेंगे। तो ऐड इन फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट ऑफ ग्रुप कंपनी। अगर ये कन्वर्ट हो गया फंड में, जैसे हमने कहा था कि वो रियलाइज हो गया, तो हमने कहा था डिडक्ट कीजिए इससे, कहां से? फ्रॉम नेट वर्थ ऑफ ग्रुप कंपनी। तो हमें उसकी नेट वर्थ में से क्या करना है? उसे जाके डिडक्ट करना है, राइट। तो ये एक चीज, तो मतलब जितने पॉइंट थे उनको जिसके साथ जो बन सकता था उसके साथ मैंने यहां हैंड रिटन में लिख दिया, जो कि आप लिख लीजिएगा। पर्सनल गारंटी हमने कहा था कौन देगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रमोटर होगा। और हमने कहा था इसे ऐड कहां करेंगे? फाइनेंशियल कमिटमेंट जो लिमिट है वो इंडियन एंटिटी की, मतलब ऐड कर रहे हैं, लेकिन किसमें? इंडियन एंटिटी की लिमिट में, आप में नहीं ऐड किया। नंबर 4 हमने बैंक गारंटी कहा था, लेकिन वो बैंक्ड बाय क्या होना चाहिए? काउंटर गारंटी, या कह लीजिए कोलेटरल बाय इंडियन एंटिटी। इसके बाद हमने कहा था ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब हो गया टाइम और अमाउंट वगैरह फिक्स्ड होने चाहिए। देन हमने कहा था इन्वोक हो गया तो स्वाभाविक अब ये पार्ट किसका हो जाएगा? लैंडिंग का हो जाएगा। देन अगर 2 या 2 से ज्यादा, यहां लिखा है 2 या 2 से ज्यादा इंडियन एंटिटी ने गारंटी दी है, तो 100% अमाउंट हमने उनकी इंडिविजुअल लिमिट के अंदर क्या करना है भैया? ऐड करना है। हाफ ऑफ नहीं करना, 100% उनकी लिमिट में ऐड करना है। रोल ओवर हो गया तो हम इसे फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं मानेंगे, अनलेस एडिशनल अमाउंट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट और बढ़ाया जा रहा है। आई होप सो इससे आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे जितना भी मैंने पढ़ा है, एक तो 100% पढ़ा रहा हूं आपको, और उसके बाद ये हैंड रिटन आई एम ट्राइंग टू शो कि आप ये लिख लीजिए, इससे 100% आपका काम चल जाएगा। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप इसे पूरा लिख लीजिए ताकि आपको याद भी होगा, अगले कंसेप्ट समझने में आपको आसानी भी मिलेगी। रेगुलेशन नंबर 6, अब हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल कमिटमेंट है किस तरीके से? प्लेज, गिरवी रखना। और प्लेज किसका होता था? मूवेबल्स का, राइट। चार्ज आपको याद होगा, हम कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा करते थे, चार्जेस फ्रॉम सेक्शन 77 से 87, कि अगर कंपनी ने कुछ भी किसी तरह का पैसा उठाया है, मोर्टगेज हो, प्लेज हो, हाइपोथिकेशन वगैरह हो, तो उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है आरओसी के पास। तो कहता है कमिटमेंट बाय वे ऑफ प्लेज और चार्ज। तो प्रश्न है क्या गिरवी रखा आपने? तो कहता है इंडियन एंटिटी जिसने ओडीआई कर रखा है बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब बारी आती है प्लेज से रिलेटेड, पहले प्लेज की बात करेंगे। कहता है आपने प्लेज की इक्विटी कैपिटल, कौन सी इक्विटी कैपिटल? जो आपने फॉरेन एंटिटी की ले रखी थी, जिसमें आपने क्या कर रखा है? ओडीआई कर रखा, या उसकी स्टेप डाउन सब्सिडरी भारत के बाहर, हेल्ड डायरेक्टली बाय द इंडियन एंटिटी इन अ फॉरेन एंटिटी एंड इनडायरेक्टली इन द स्टेप डाउन सब्सिडरी, मतलब स्टेप डाउन सब्सिडरी में इंडियन एंटिटी का कुछ कंट्रोल है। तो प्लेज के इक्विटी कैपिटल जो आपने ओडीआई करी थी, या तो फॉरेन एंटिटी में या स्टेप डाउन सब्सिडरी कह लीजिए। अब गिरवी क्यों रखा, किसके पास रखा, किस लिए रखा, राइट, ये सब हम चीजें देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां हिंदी में लिख दूं तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, किसके पास आपने गिरवी रखा। इंग्लिश में लिखा ही हुआ वर्ड इन फेवर ऑफ। तो इन फेवर ऑफ आपको यहां पे 3 पॉइंट नजर आ रहे हैं, मैं 4 बनाऊंगा लेकिन फिलहाल 3। एक एडी बैंक, ऑथराइज्ड डीलर बैंक। अरे स्वाभाविक आप इंडियन एंटिटी हो, आपके पास शेयर हैं फॉरेन एंटिटी के, तो आप गिरवी रखोगे कहां? भारत में रखोगे, लेकिन वो एडी बैंक होना चाहिए, या पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जिसका मतलब क्या है? जो डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 72 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो हम पढ़ा करते थे, एलआईसी, यूटीआई, या किसी भी स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है, या जिसके 51% कैपिटल किसके पास है? सरकारी किसी कॉम्बिनेशन के पास है। तो पीएफआई के पास गिरवी रखो, या ओवरसीज लेंडर, मतलब आप तो इंडियन हो ना, बाहर के लेंडर के पास आपने गिरवी रख दी, राइट। तो आपने गिरवी रखा किसके पास? 1 एडी बैंक, 2 पीएफआई, नंबर 3 ओवरसीज लेंडर। अब है पर्पस, क्यों? पहले आ गया किसके पास, अब हिंदी में कह लीजिए क्यों।
अरे भैया गिरवी रखा, पैसे चाहिए, किसके लिए? या तो फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, मतलब या तो पैसे ही चाहिए, फंड बेस्ड हो गया। नॉन फंड मीन्स अरे भैया गारंटी वगैरह दिलवानी है तो कुछ तो गिरवी रखोगे। अब तीसरा आ गया किसके लिए, किसके लिए आपने ये प्लेज क्रिएट किया, या तो अपने लिए इटसेल्फ मतलब इंडियन एंटिटी, या जिस फॉरेन एंटिटी में आपने ये ओडीआई किया था तो ऑब्वियसली आपका पैसा लगा, आप ही तो मालिक हो, उसके लिए फॉरेन एंटिटी जिसमें ओडीआई किया, या वही एसडीएस स्टेप डाउन सब्सिडरी हिंदुस्तान के बाहर। अब नंबर 4 देखिए, यहां 3 लिखे थे मैंने पॉइंट, ये 4 बना दिया, काय को? इसका थोड़ा सा लिंक डिफरेंट है। अब आपने गिरवी रखा है डिबेंचर ट्रस्टी के पास। अब ये क्या है? कंपनीज एक्ट में सेक्शन 71 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते थे डिबेंचर ट्रस्टी की, अगर कंपनी पब्लिक से डिबेंचर से पैसा रेज करिए तो अगर वो सिक्योर डिबेंचर है तो आपको एक ट्रस्टी, जिसका मतलब है एक मैनेजर, राइट, सभी डिबेंचर्स का एक रखवाला अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि सिक्योर्ड है। तो इसलिए दरअसल हुआ क्या है, डिबेंचर आपने क्या किए होंगे, इंडियन एंटिटी ने इशू किए होंगे, रेज किया होगा डिबेंचर से पैसा, और वो क्या है, डिबेंचर सिक्योर्ड है। तो सिक्योरिटी में आपने क्या दे दिया, आपने दे दिए इक्विटी शेयर, किस, जो आपने ओडीआई में पैसा लगा रखा फॉरेन एंटिटी का। इसलिए डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में, जो कि सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है, कारण क्या है, डिबेंचर से पैसा रेज किया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक ही पर्पस आया, जैसे यहां पर्पस में था इटसेल्फ या फॉरेन एंटिटी, यहां क्या है, सिर्फ पहली बात फंड बेस्ड है, नॉन फंड नहीं है, क्योंकि पैसा रेज किया है किसके लिए, अपने लिए, फॉर इटसेल्फ। यहां फॉरेन एंटिटी नहीं है, उसके लिए नहीं पैसा रेज किया आपने, अपने लिए पैसा रेज किया। इसलिए फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा हमें डिफरेंट करना पड़ता है, और उसका लॉजिक क्लियर है। आप अपने लिए पैसा क्या कर रहे हो, रेज कर रहे हो, तभी तो क्या कर रहे हो आप, डिबेंचर ट्रस्टी के पास गिरवी रख रहे हो। तो ये हो गया प्लेज। क्या देखा हमने, इक्विटी शेयर फॉरेन एंटिटी के जो आपने, या उसके एसडीएस के स्टेप डाउन सब्सिडरी के लगा रखे थे, वो आपने गिरवी रखा। हिंदी में कहीं किसके पास 4 पॉइंट है, लेकिन 3 लेके चलिए। पहला एडी, नंबर 2 पीएफआई, नंबर 3 ओवरसीज लेंडर, और चौथा जब डिवेंचर ट्रस्टी आएगा उसमें थोड़ा आंसर में फर्क है, क्योंकि उससे पहले आएगा क्यों में था फंड बेस्ड या नॉन फंड, नंबर 3 था किसके लिए, इटसेल्फ या फॉरेन एंटिटी के लिए, लेकिन डिवेंचर ट्रस्टी है तो सिर्फ अपने लिए, फॉर इटसेल्फ, और क्या अवेल कर रहे हैं आप, फंड बेस्ड फैसिलिटी आप अवेल कर रहे हैं, राइट। अब हम बात करेंगे चार्ज की। तो चार्ज कैसे होता है, चाहे हाइपोथिकेशन हो, प्लेज हो, मोर्गेज हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, रजिस्ट्रेशन क्योंकि चार्ज कंपनी से रिलेटेड और यहाँ इंडियन एंटिटी की बात हो रही है। तो हम कहते थे चार्ज क्रिएट करना है, किसके ऊपर क्रिएट होता है, एसेट्स। तो हम पढ़ा करते थे सेक्शन 77 कंपनीज एक्ट में, एसेट चाहे भारत में हो या भारत के बाहर। अब आप हो इंडियन एंटिटी, तो भारत में एसेट स्वाभाविक है किसके होंगे, इट्स का मतलब इंडियन एंटिटी के एसेट, वो आपने उस पे चार्ज क्रिएट किया, इंक्लूडिंग किसके एसेट, अपनी ग्रुप कंपनी के, जिसके अंदर हमने 3 बातें की थी, होल्डिंग, सब्सिडरी, प्रमोटर ग्रुप कंपनी, यहां पे एसोसिएट भी आ गया। साथ में क्या आ गया, अपने ही प्रमोटर और डायरेक्टर आ गए। कहने का मतलब है ऐसा 7 लोगों के हो गए अगर काउंटिंग में करूं, 1 इट्स इंडियन एंटिटी के, 2 3 4 ये प्रमोटर ग्रुप कंपनी में आ गया, 5 एसोसिएट भी आ गया, 6 7 प्रमोटर डायरेक्टर भी आ गए। उन सबके एसेट्स जो भारत में है आपने उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, राइट। किसके फेवर में किया, देखो वही 3 पॉइंट आ गए, एडी, पीएफआई, ओवरसीज लेंडर। पर्पस क्या है, सिक्योरिटी दी है आपने, पर्पस भी वही आ गया, दोनों फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, या बोथ कह लो, एक ही बात है। किसके लिए, ये देखिए फॉर, मतलब फॉर किसके लिए, फॉरेन एंटिटी या स्टेप डाउन सब्सिडरी, मतलब यहां खुद के लिए नहीं है, यहां खुद के लिए नहीं है। देखो सिंपल सी बात लेके चलो, इंडियन एंटिटी है, अगर वो खुद के लिए कोई चार्ज क्रिएट कर रही है तो फेमा का क्या रोल है भाई, यहां पे तो कोई रोल ही नहीं हुआ ना फेमा का, तो एज सच। इसलिए हमने कहा ये आप किसके लिए कर रहे हो, फॉरेन एंटिटी के लिए आप ये चार्ज क्रिएट कर रहे हो। देन अगर एसेट्स हिंदुस्तान के बाहर है, तो यहां एसेट्स हिंदुस्तान के बाहर है तो किसके, यहां से चेंज हो जाएगा, थोड़ा दिमाग से चलिएगा, फॉरेन एंटिटी है स्टेप डाउन के, आपके एसेट थोड़े हैं, और फॉरेन एंटिटी के एसेट्स हिंदुस्तान के बाहर है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो किसके फेवर में चार्ज क्रिएट होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एडी बैंक, पीएफआई, यहां क्या मिसिंग है, ओवरसीज लेंडर, या फिर दिमाग लगाओ, फॉरेन एंटिटी के लिए अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है वो तो हिंदुस्तान के बाहर है, अगर वो ओवरसीज लेंडर्स पे चार्ज क्रिएट करेगी तो वहां के लॉज लगेंगे ना, फेमा लग के क्या करेगा, इसलिए ये लॉजिक है। ओवरसीज लेंडर नहीं है बिकॉज एफई ने जैसे मैंने कहा बाहर से ही पैसा अगर रेज किया तो वो क्यों आएगा पॉइंट यहां पे। पर्पस क्या वही हो गया, फंड बेस्ड या नॉन फंड, और किसके लिए, यहां चाहे आपके लिए इटसेल्फ, या फिर क्या फॉरेन एंटिटी या स्टेप डाउन सब्सिडरी।
तो थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन हम चार्ट बनाएंगे, हैंडरिटन क्लियर होगा। देन ये देखिए चौथा पॉइंट भी आ गया, डिबेंचर ट्रस्टी वाला पॉइंट आ गया एसेट्स आउटसाइड इंडिया वाले में। डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में फॉर अवेलिंग फंड बेस्ड फैसिलिटी, लेकिन किसके लिए? यहां इटसेल्फ के लिए है। ये पॉइंट वही सेम रहेगा जैसे प्लेज में था कि डिबेंचर ट्रस्टी वाला सिर्फ किसके लिए? खुद के लिए। एसेट्स इन इंडिया किसके लिए? फॉरेन एंटिटी के लिए। एसेट्स आउटसाइड इंडिया किसके लिए? दोनों के लिए, इंडियन प्लस फॉरेन एंटिटी। देन कॉमन पॉइंट आता है यहां पे, मतलब प्लेज एंड चार्ज दोनों के लिए। कहता है वैल्यू ऑफ प्लेज और चार्ज, वैल्यू जो आपने गिरवी रखा, मान लो 150 करोड़ है, और अमाउंट ऑफ फैसिलिटी गिरवी रख के आपने पैसा उठाया 100 करोड़, तो कहता है विच एवर इज लेस, कितना हो गया? 100 करोड़। यही हमने रेकन करना है, मतलब ऐड करना है किसके अंदर? फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट के अंदर। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट में क्या आएगा? रादर जो गिरवी रखा है एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं, या उससे जो आपने फैसिलिटी अमाउंट जो आपने अवेल किया, दोनों में से लेस लेके चलना, ये ध्यान रखेगा। ये कॉमन पॉइंट हो गया। नंबर 2 कॉमन पॉइंट क्या होता है? कहता है एंड एक्सक्लूडिंग केसेस वेयर द फैसिलिटी हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड बाय द इंडियन एंटिटी फॉर इटसेल्फ। कहता है बस ध्यान रखना, इंडियन एंटिटी ने अपने लिए जो पैसा प्लेज या चार्ज करके लिया है उसे फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में लेना ही नहीं है। अरे भाई क्यों? तो सिंपल है कि अगर इंडियन एंटिटी अपने लिए ले रही है तो आप यहां पे कोई अलग से फाइनेंशियल कमिटमेंट बाहर के लिए नहीं कर रहे हैं। तो कहता है एक्सक्लूड कर दीजिए केसेस वेयर द फैसिलिटी हैज बीन अवेल्ड बाय द इंडियन एंटिटी फॉर इटसेल्फ, अपने लिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें गिरवी रखोगे भाई, तो उसको फाइनेंशियल कमिटमेंट में हमने लेके नहीं चलना। देन कहता है ओवरसीज लेंडर जो हम कह रहे थे जिसके पास गिरवी क्रिएट किया, बस कहता है ध्यान रखना वो ना हो, शैल नॉट बी फ्रॉम एनी कंट्री जिसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट परमिसिबल नहीं है। जैसे हम रूल्स में पढ़ के आए थे पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए वो। देन पीएफआई का मतलब वही है जो मैंने बता दिया, कंपनीज एक्ट 2 क्लॉज 72। देन एक कॉमन पॉइंट और आ गया, चार्ज से रिलेटेड और प्लेज से रिलेटेड। कहता है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे जो आप गिरवी नहीं रख सकते, राइट? कुछ ऐसे जो गिरवी नहीं रख सकते उसको हम फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट के अंदर नहीं लेके चलेंगे। या बिड बॉन्ड गारंटी ऑब्टेन्ड फॉर पार्टिसिपेशन इन अ बिडिंग और टेंडर प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन ऑफ फॉरेन इक्विटी। इसका मतलब क्या है? बाहर की कोई कंपनी में आपने पैसा लगाना है तो उन्होंने कहा भैया बॉन्ड भेजो पहले हमें, बिड बॉन्ड गारंटी। आप बिडिंग कर रहे हो ना, जैसे जितने भी चीज बिकेगी उन्होंने कहा भैया पहले आपको 10 करोड़ जमा करवाने पड़ेंगे, तो आपने बिड बॉन्ड गारंटी भरी तो अभी पैसा लगा थोड़े दिया, हो सकता है डील आपको मिले ना, ये पैसा वापस भी हो जाएगा। तो कहता है इसको हम फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में लेके नहीं चलेंगे। अब देखिए हम इसे याद करते हैं, पढ़ा मैंने ये सारा दिया। अब हैंड रिटन एक चार्ट देखेंगे जिससे सारी चीज आपको होप सो क्लियर हो जाएगी। ये रहा जी आपके सामने प्लेज। तो प्लेज में हमने क्या देखा था? इक्विटी शेयर्स जो ओडीआई में है वो गिरवी रखे इन फेवर ऑफ, किसके लिए? 4 पॉइंट थे जनरली, लेकिन यहां पे हम पहले 3 ही लिखते हैं, ऑथराइज्ड डीलर, पीएफआई, ओवरसीज लेंडर, क्योंकि चौथा पॉइंट किससे रिलेटेड था? वो था इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। याद आ गया? तो ये थोड़ा आंसर यहां लिखा है, इसको इधर एरो, मतलब ये प्लेज के अंदर भी पॉइंट आएगा लेकिन अलग से है। तो ये 3 थे, लेकिन ओवरसीज लेंडर में जैसे हमने कहा पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। पर्पस 2, चाहे फंड बेस्ड हो या नॉन फंड बेस्ड हो, किसके लिए? प्लेज, चाहे फॉरेन एंटिटी के लिए, स्टेप डाउन सब्सिडरी के लिए, इटसेल्फ, तीनों के लिए। तो प्लेज में ये आंसर है, और एक पॉइंट इधर से है, इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? फंड बेस्ड हो, और किसके लिए है? इंडियन एंटिटी, फॉर इटसेल्फ हो। अब चार्ज में हमने 2 बातें करी, या तो एसेट इंडिया में होगा या बाहर होगा। एसेट अगर इंडिया में है, किसके 7 पॉइंट बनाए थे मैंने, एक ऑफ, देखिए लिखा ऑफ इंडियन एंटिटी, ग्रुप कंपनियां जो थी 3 वो आ गई, एसोसिएट कंपनी आ गई, प्रमोटर आ गया, डायरेक्टर हो गया, ये 7 हो गए। इन फेवर ऑफ वही 3, एडी, पीएफआई, ओवरसीज लेंडर। किसके लिए? पर्पस में भी वही 2, पर्पस ये वाला, फंड बेस्ड, नॉन फंड। फॉर होम, यहां ध्यान रखना फॉरेन एंटिटी या स्टेप डाउन था, लेकिन यहां नहीं है। क्या नहीं है? इटसेल्फ नहीं था एसेट इन इंडिया में। अगर एसेट आउटसाइड इंडिया है तो फर्क क्या है? तो भैया एसेट आउटसाइड इंडिया किसके? फॉरेन एंटिटी, स्टेप डाउन के हो जाएंगे, राइट? इन फेवर ऑफ, यहां 3 की बजाय 2 पॉइंट हो जाएंगे। यहां हमने कहा था ओवरसीज लेंडर नहीं है, यही एरो यहां से लिख के दिया, नहीं है। पर्पस यही 2 सेम। फॉर होम, यहां तीनों आ जाएंगे, फॉरेन एंटिटी आ गया, स्टेप डाउन आ गई, और क्या आ गया? इटसेल्फ आ गया। साथ में क्या आ गया? डिबेंचर ट्रस्टी आ गया, लेकिन आपने अपने लिए फंड बेस्ड के लिए वहां से पैसा रेज किया है। तो इसके साथ हमने कॉमन पॉइंट क्या देखा? एफसी की लिमिट में वैल्यू
जो प्लेजिया चार्ज की थी कंपेयर्ड विद जो अमाउंट ऑफ फैसिलिटी आपने लिया है, क्या लेना है उनमें से, विच एवर इज लेस आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में लेना है। देन हमने कहा था नेगेटिव प्लेजिया चार्ज नॉट इन फाइनेंशियल कमिटमेंट लिमिट, ना ही हमने कहा था बिड बॉन्ड गारंटी को हम फाइनेंशियल कमिटमेंट की लिमिट में लेंगे। तो ये चार्ट यहां पे इस तरह से आप बना लीजिए, जिसके अंदर देखिए प्रिंटेड मैंने जितना थोड़ा फास्ट भी है लेकिन पूरे पॉइंट कवर अप करने की कोशिश करिए, और ये हैंड रिटन में सारा बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये यहां से इधर प्लेज में भी है, ये पहले लिख लीजिए, तभी आगे जाइए, तभी चीजें क्या होंगी, टिकेंगी। तो इसके बाद हम आगे रेगुलेशन नंबर 7 के अंदर, यहां से अब चीजें बड़ी आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी जो मैं हल्का हल्का लिख दूंगा, बस उतना आप लिख लीजिएगा एंड दैट्स इट। तो कहता खरीदना या बेचना, खरीदना बेचना मीन्स अरे भैया जब आपने इन्वेस्ट किया डेट इंस्ट्रूमेंट में, एक्विजिशन हो गया, फिर अपनी पैसा आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, डिसइन्वेस्टमेंट। कहता बाय वे ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसका मतलब क्या होगा, पैसे आप धीरे धीरे करके दे रहे हो, इन दैट सिचुएशन कहता क्या होगा, कहता आप पीआरआई हैं, आपने इक्विटी कैपिटल में मतलब ओडीआई आपने कर रखा है, राइट, और आप स्वाभाविक है आपने पीआरओआई से क्या खरीदा, ये इक्विटी खरीद रखा है, और या फिर पीआरओआई ने खरीदा है किससे, पीआरआई से, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो गया आपकी तरफ से, राइट, और ऑब्वियसली ओडीआई की ही बात करें। कहता पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द इक्विटी कैपिटल एक्वायर्ड मे बी डेफर्ड फॉर सच डेफिनेट पीरियड, मतलब डेफर आप कर सकते हैं लेकिन पीरियड क्या होना चाहिए, डेफिनेट, मतलब 2 साल 6 महीने, ये एक कंडीशन होगी हमारी, राइट, फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम द डेट ऑफ द एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। पहली क्या है, कहता फॉरेन सिक्योरिटीज इक्वलेंट टू द अमाउंट ऑफ टोटल कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड और इशूड, मतलब आपने या तो देखिए खरीदा है ओडीआई या आपने बेचा है, तो कहता फॉरेन सिक्योरिटीज इक्वलेंट टू द जो भी कंसिडरेशन आपकी इन्वॉल्व है उसके अंदर, राइट, as the case may be by upfront by the seller to the buyer, upfront मतलब दोबारा लाइन को ध्यान से देखो, कहता है जितनी फॉरेन सिक्योरिटीज है ना इक्वलेंट टू कंसिडरेशन एज द केस मे बी अपफ्रंट बाय द सेलर टू द बायर, मतलब सेलर बायर को क्या करे, वो फॉरेन सिक्योरिटीज दे दे, मतलब पैसे पूसे बाद में आते रहेंगे लेकिन वो तुरंत आपने अपफ्रंट। और कहता फुल कंसिडरेशन जो है वो किसके हिसाब से होगी, एज पर द एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस, मतलब अच्छा पॉइंट क्या दिखा भाई, डेफर्ड हो सकता है, डेफिनेट पीरियड हो, लेकिन सिक्योरिटीज अपफ्रंट आप दे दो। तीसरी बात, प्रोवाइडेड एट द डेफर्ड पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ अ फॉरेन एंटिटी बाय पीआरआई शैल बी ट्रीटेड एज नॉन फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट। कहता जितने आपने डेफर्ड पैसे देने हैं, जैसे मान लो 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, राइट, आप ये इक्विटी शेयर ले रहे थे, 70 आपने दे दिए, पीछे कितने रह गए, 30 करोड़, 30 करोड़ हो गए डेफर्ड, दिए तो नहीं ना अभी, तो कहता है इस 30 करोड़ को हम फंड बेस्ड नहीं मानेंगे, क्या मान लेंगे, नॉन फंड बेस्ड मान लेंगे, बस ये लिखा है। कहता बायर क्या देगा, इंडेमनिटी देगा, द बायर में बी सेलर देगा इंडेमनिटी, द बायर में बी इंडेमनिफाइड बाय द सेलर अप टू सच अमाउंट ऑन सच टी एंड सी एज मे बी एग्रीड अपॉन देम एज पर देयर एग्रीमेंट, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से डेफर्ड पेमेंट से अगर बायर को कोई नुकसान हो रहा है तो सेलर उसके लिए क्या दे सकता है, इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉस, कोई भी फॉरेन करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन वगैरह से कुछ भी आए, मतलब मैं सिंपल 3 चीजें कह रहा हूं वो आप लिख लीजिए। डेफर्ड पेमेंट वाले में रेगुलेशन नंबर 7 हेडिंग डाल के रेगुलेशन नंबर 7 है। एक चीज हमने क्या देखी डेफर्ड पेमेंट में, भैया डेफिनेट पीरियड होना चाहिए, डेफिनेट पीरियड से 2 साल 6 महीने, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया, फ्रॉम एग्रीमेंट डेट, एक पॉइंट। नंबर 2, जो फॉरेन सिक्योरिटीज हैं ये क्या करनी है, हैंडओवर दे देनी है अपफ्रंट, ये पॉइंट था अपना मेन, बाय सेलर टू बायर, या टू लिख लीजिए इस तरह से। नंबर 3 क्या है, डेफर्ड पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ट्रीटेड एज, उसे क्या लेके चलना है, नॉन फंड बेस्ड कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट कह लीजिए। तो बस जितना ही हैंड रिटन लिखवा रहा हूं बस इतना लिख लीजिए, फिर इतना भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे एक पेज के अंदर आप ये सारा का सारा रेगुलेशन का कंटेंट लिख पाएंगे।
तो पहले ही इसे लिखिए, इस जो भी मैंने लिखा मेरे साथ लिख लिया तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। रेगुलेशन 8 कहती है पेमेंट कैसे करनी है। पीआरआई जिसने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करी पेमेंट कैसे करेगा। इसके अंदर कुछ नहीं भैया, सिंपल सी बात है, एक नंबर का पैसा होना चाहिए बैंकिंग चैनल या आरएफसी अकाउंट के लीजिए, जो भी अकाउंट आपका हेल्ड है एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, या स्वैप या प्रोसीड्स जो आपके पास आई कहां से, ईडीआर से, जीडीआर से, स्टॉक स्वैप से या ईसीबी से पैसा आपने रेज किया था, मतलब एक नंबर का पैसा। बैंकिंग चैनल एक हो गया, देन अकाउंट आरएफसी अकाउंट भी लिख सकते हो आप चाहे, तीसरा स्वैप, तीसरा पैसा आपने क्या किया है, रेज किया है। प्रोसीड्स आर रेज्ड किससे, एडीआर से, जीडीआर से, स्टॉक स्वैप से या ईसीबी से, जैसे मर्जी कीजिए, कोई टेंशन नहीं। लिखना है लिख लीजिए, 4 पॉइंट है, सीधे सीधे हैं, बस ध्यान रखने वाला पॉइंट यहां पे क्या है, ये पैसा आपने यहां से क्या किया था, रेज किया था, राइट। सो राइट डाउन 4 पॉइंट्स और एक एक वर्ड, बैंकिंग चैनल, आरएफसी अकाउंट, स्वैप, शॉर्ट में एडीआर, जीडीआर, ये भी आप लिख लीजिए, देन आगे मूव करें। नाउ गोइंग टू रेगुलेशन नंबर 9, कहता ऑब्लिगेशन है पीआरआई की, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पीआरआई, दैट मीन्स उसके अंदर सारे लोग आ गए। अरे भैया आप जो भी है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा रहे हो, राइट, तो कुछ ऑब्लिगेशंस तो रहेंगे, ये रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस आप नॉर्मली देखेंगे। तो ये क्या कहता है, आप पीआरआई हैं, आप इक्विटी कैपिटल में फॉरेन एंटिटी की पैसा लगा रहे हो जो कि ओडीआई होगी, तो आपने क्या करना है, आपने एडी बैंक को, ऑथराइज्ड डीलर बैंक को शेयर सर्टिफिकेट या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट जमा करवा दो। सर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट कौन से, अरे भैया जो भी लॉज हैं उस देश के, होस्ट कंट्री के, एज एविडेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी। लेकिन ये कागज जमा कब करवाने हैं, 6 महीने के भीतर भीतर। कहां से, जिस दिन आपने रेमिटेंस बाहर पैसे लगाए थे ओडीआई में, या जिस दिन द डेट ऑन विच ड्यूज टू सच पर्सन आर कैपिटलाइज। कैपिटलाइजेशन आप याद कीजिएगा, हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, राइट, ये हमने रूल्स में पढ़ा था, जहां हम 6 तरीके पढ़ के आए थे, शेड्यूल नंबर 1 रेड विद रूल नंबर 11 के अंदर, कि आपका कोई डेट वगैरह है वो कन्वर्ट हो गया है इक्विटी में, राइट, क्योंकि यहां इक्विटी कैपिटल की ही हम बात कर रहे हैं कि आपने इक्विटी में ओडीआई में पैसा लगाया है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इक्विटी की ही बात हो रही है, हम यहाँ पे बात ओडीआई की ही कर रहे हैं। तो आप जैसे वो पैसा कैपिटलाइजेशन का ड्यू हो गया या कैपिटलाइजेशन क्या होगी, अलाउ हो गई, एज द केस में भी, तो 6 महीने वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है एमसीक्यू, और कुछ नहीं है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। देन कहता है पीआरआई थ्रू डेजिग्नेटेड, जो आपका एक जो ऑथराइज्ड बैंक है, उससे आप एक यूआईएन, जिसका मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप लेंगे। किससे लेंगे, आरबीआई से लेंगे, लेकिन थ्रू किसके, ये ध्यान रखें, थ्रू एडी बैंक के थ्रू आप आरबीआई को अप्लाई करोगे यूआईएन, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताकि फॉर द फॉरेन एंटिटी जिसमें आप ओडीआई करना चाहते हैं। और ये यूआईएन कब लेना है, बिफोर, यहां पे महत्वपूर्ण बात है समय। तो आपने ये लेना है अपनी रेमिटेंस भेजने से पहले या इक्विटी कैपिटल खरीदने से पहले, और यहां लिखा है विच एवर इज अर्लियर। देन कहता है पीआरआई जो कि डेजिग्नेटेड एडी बैंक से के थ्रू जो ये यूआईएन ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो ध्यान रखने वाली बात है, सारी ट्रांजैक्शन आपने उसी के थ्रू क्या करवानी है, एडी बैंक के थ्रू ही राउट करवानी है, सीधा नहीं आप चलेंगे। देन कहता है अगर पीआरआई एक से ज्यादा है जिसने फाइनेंशियल कमिटमेंट करी, सेम एंटिटी में करी, ऑल सच पर्सन शैल रूट ऑल ट्रांजैक्शंस उस यूएनआई के साथ थ्रू एडी बैंक। मतलब एक से ज्यादा पीआरआई भी है सेम एंटिटी में, अगर आप ओडीआई कर रहे हो तब भी ध्यान रखिएगा सारे लोग, सारी ट्रांजैक्शन वही यूएनआई, वही आपका डेजिग्नेटेड एडी बैंक के थ्रू राउट होंगे। देन सब रेगुलेशन 4 कहती है कि भैया आप हैं पीआरआई हैविंग ओडीआई इन फॉरेन एंटिटी, तो अब क्या है, आपके पास ओडीआई है तो अंडरस्टूड है कि भैया इक्विटी में पैसा लगाए हो, अब आप विड्रॉ कर रहे हो, तो वो पैसा ले आइए, रियलाइज एंड रेपेट्रिएट, जैसे ही वो रिसीवेबल हो जाता है वो कंसिडरेशन ले आइए, ट्रांसफर करना का हो, बेचना का हो, डिसइन्वेस्टमेंट का हो, जो भी कहना है, या हो सकता है फॉरेन एंटिटी कहां चलेगी, लिक्विडेशन में, लिक्विडेट होगी तो स्वाभाविक है इक्विटी शेयर होल्डर आपको पैसे मिलेंगे, वो ले आओ भैया। उस देश के होस्ट कंट्री के लॉ के मुताबिक 90 दिन के भीतर 90 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, कहता जिस दिन पैसा ड्यू हो गया, या जिस दिन डिसइन्वेस्टमेंट होगी, या जिस दिन वो लिक्विडेशन में ऑफिशियल लिक्विडेटर ने क्या स्टार्ट कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। 3 टाइम पीरियड है, जैसे पैसा ड्यू हुआ, या जिस दिन आपका डिसइन्वेस्टमेंट या ट्रांसफर हुआ, या जिस दिन ऑफिशियल लिक्विडेटर ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स क्या करी, स्टार्ट कर दी। इसके बाद कहता पीआरआई हु इज एलिजिबल टू मेक ओडीआई मे मेक रेमिटेंस टुवर्ड्स अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कुछ एडवांस
आप देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या ऑब्टेन ए बिड बॉन्ड गारंटी फ्रॉम एडी बैंक, ताकि आप उस टेंडर प्रोसीजर में कार्रवाई कर सकें। प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ओपन एंडेड बिड बॉन्ड गारंटी इट शेल बी कन्वर्टेड इनटू क्लोज एंडेड। जैसे हमने पहले कहा था कि गारंटी ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए, तो कहता अगर यहां पे ओपन एंडेड गारंटी की बात नहीं हो रही, क्योंकि बीच में आप शब्दों को ध्यान दीजिएगा, ओपन एंडेड बिड बॉन्ड गारंटी की बात हो रही है, जो एडवांस देना पड़ा क्योंकि आप बिडिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कहता बस उसे क्या कीजिए, 3 महीने के अंदर अंदर उसे क्लोज एंड में कन्वर्ट कर लीजिए। 3 महीने कहां से, जिस दिन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट, वो बिडिंग आपको मिल गई, आप सक्सेसफुल क्या है, बिडर है। देखिए सब रेगुलेशन 10 का नाम ही रिपोर्टिंग है, मैं तो नो को भी रिपोर्टिंग की टाइप का ही कह रहा था, तो आप इन्हें इकट्ठा भी ले सकते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर हम बात करें इसका ऑब्लिगेशंस पीआरआई का अगर हम बनाएं, तो देखो जी, अगर आपने हैंड रिटन स्टफ इसका कन्वर्ट करना है, तो एक तो हमने सीख लिया कि आपने क्या किया है, ऑब्लिगेशंस है पीआरआई की, आपने क्या किया है, ओडीआई डन, जिसका मतलब हो गया इक्विटी कैपिटल में आपने पैसा लगा रखा है। एक बात। नंबर 2, आपने क्या करना है, सबमिट करना है। इसके अंदर 2 बातें हैं, टू व्हाट, क्या सबमिट करना है। पहली बात, आपने सबमिट करना है भैया एडी को, क्या सबमिट करना है, आपने देना है अपना इक्विटी शेयर सर्टिफिकेट, राइट, या अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, वो आप दे दीजिए। इंपॉर्टेंट चीज था, ये सबमिट करना है। उसका तीसरा पॉइंट आता है समय, ये आपने देने हैं 6 महीने के अंदर अंदर। कहां से देने हैं, फ्रॉम रेमिटेंस, जिस दिन आपने क्या करी, रेमिटेंस करी, या कैपिटलाइजेशन क्या हो गया, ड्यू हो गया, या कैपिटलाइजेशन क्या हो गया, अलाउ हो गया। ठीक है जी। तीसरी बात आती है कि ये जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, ट्रांजैक्शन के लिए आपने क्या लेना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। किससे लेना है, फ्रॉम आरबीआई। लेकिन डायरेक्ट आप आरबीआई के पास नहीं जाओगे, थ्रू क्या करोगे, एडी, ऑथराइज डीलर के द्वारा ही आप जाएंगे। यही हमने यहां पे ये सब कुछ पढ़ा था, राइट। इसके आगे अगर आप देखते हैं, और अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट भी था भैया, ये यूओआईएन आपने कब लेना है, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आप कब तक ले लीजिए। तो ये हमने कहा था बिफोर, मतलब विच एवर इज अर्लियर। जैसे हम यहां कह रहे थे, जब आपने क्या भेजी, अपनी रेमिटेंस, या आपने ओडीआई किया, विच एवर इज क्या लेना है, अर्लियर आपने लेके चलना है। देन 4th पॉइंट था, जब हमने पढ़ा कि हो सकता है कि ये लोग एक से क्या हो, ज्यादा हो, पीआरआई जैसे हम यहां पढ़ रहे थे, एक से ज्यादा हो, तब भी हमने कहा था सारी ट्रांजैक्शन, सारे लोग इसी के द्वारा ही आप क्या करेंगे, राउट करेंगे। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, 90 दिन वाला पैसा आपने रियलाइज एंड रेपेट्रिएट करना है। तो आइए इसे और लिख देते हैं। तो 4th पॉइंट हो गया हमारा, यहां पे चलिए इसी पेज पे ये चार्ट बन जाए। तो अगर मोर देन, या यूं कह लीजिए 2 या उससे ज्यादा पीआरआई, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ओडीआई, तो क्या रखना है, सेम यूआईएन, बाय ऑल, फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, आपने सेम रखना है। देन था कि आपने क्या करना है, रियलाइजेशन एंड रेपेट्रिएशन, ये आपने करना था 90 दिन के भीतर भीतर, विद इन 90 डेज। कहां से, फ्रॉम, देखिए जो भी आपने ट्रांसफर किया, डिस इन्वेस्टमेंट किया, राइट, या फॉरेन एंटिटी का क्या हुआ था, उसका लिक्विडेशन हुआ था, और लिक्विडेटर ने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन किया था। और एक 5वां पॉइंट आप वो लिखेंगे, ओपन एंडेड बिड बॉन्ड गारंटी, क्या करनी थी, 3 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट करें इन व्हाट,
क्लॉज एंडेड, राइट। तो ये यहां का आपका रेगुलेशन नंबर 9 का जितने पॉइंट्स थे मोटा मोटा मैंने चार्ट बना दिया। अगेन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, प्लीज एक बार नहीं लिख पाए हो तो आप इसे लिखिए, इसे टिकाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। Now regulation number 10 talks about purely about reporting requirements for overseas investment, मतलब ODI है या डेट इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी है। तो कहता है जो भी PRI है पहली बात वो रिपोर्टिंग करेगा थ्रू डेजिग्नेटेड AD बैंक, और उसके लिए एक फॉर्मेट RBI देगा। देन कहता है जो PRI है अगर उसने फाइनेंशियल कमिटमेंट जो भी करी है, वेदर इट इज रेकन्ड इन द लिमिट और नॉट एट द टाइम ऑफ सेंडिंग आउटवर्ड रेमिटेंस और मेकिंग कमिटमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब आपने रिपोर्टिंग कब करनी है, ध्यान दीजिएगा यहां शब्द जो आता है वो रिपोर्ट है, कि अगर आपने फाइनेंशियल कमिटमेंट करी है चाहे लिमिट में है या नहीं है, वट एवर इट इज, तो रेमिटेंस करते हो या कमिटमेंट करते हो विच एवर इज अर्लियर, तब आपने ये रिपोर्टिंग करनी है। डिसइन्वेस्टमेंट आपने 30 दिन में जब आपके पास पैसे आ गए, रिस्ट्रक्चरिंग 30 दिन में जिस दिन रिस्ट्रक्चरिंग होगी, रिस्ट्रक्चरिंग हम पहले पढ़ के आए थे, फॉरेन एंटिटी की हुई है, राइट। अब आप PRI हैं लेकिन क्या नहीं है, आप रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है। तो कहता आपने क्या करी है, यहां पे बात हो रही है OPI की, OPI आपने करी है और OPI आपने क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। तो कहता आपने रिपोर्टिंग कब करनी है, ध्यान रहे OPI की यहां पे रिपोर्टिंग की बात हो रही है, तो आपने रिपोर्टिंग करनी है 60 दिन के भीतर भीतर, और ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेकिन 60 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ हाफ ईयर इन विच इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर इज मेड, दैट इज सितंबर या मार्च एंड, मतलब फाइनेंशियल ईयर के 2 टुकड़े कर लो, एक हो गया सितंबर, तो सितंबर तक की ट्रांजेक्शन अगले 60 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी है OPI की, और मार्च वाली मतलब अक्टूबर से मार्च वाली मार्च खत्म होने के 60 दिन के अंदर। देन लेकिन कहता है अगर OPI हुआ है बाय वे ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स अंडर ESOP या एम्प्लॉय बेनिफिट, हम स्कीम पढ़ के आए थे। क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, जहां तक OPI का सवाल था हम कह रहे थे आप क्या हैं, आप PRI हैं, लेकिन अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही थी। पहले किसकी बात हो रही थी, PRI की बात हो रही थी। अब क्या कह रहा है, क्योंकि यहां हमने कहा था अदर देन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब देखो ESOP वगैरह तो किसको मिलता है, एक रेजिडेंट को मिलता है ना, इंडिविजुअल ही तो है, वो इंप्लॉय है। तो कहता है उसके केस में वो रिपोर्टिंग खुद नहीं करेगा, मतलब रेजिडेंट इंडिविजुअल जैसे हम स्वेट इक्विटी में पढ़ के आए थे, कौन था, इंप्लॉय या डायरेक्टर था, वो रिपोर्टिंग नहीं करेगा। कौन करेगा, उसको ESOP कहां मिला, किसने दिया, ऑफिस इन इंडिया या ब्रांच किसकी, ओवरसीज एंटिटी की, या ओवरसीज एंटिटी की क्या सब्सिडरी इंडिया में, या इंडियन एंटिटी जिसमें ओवरसीज एंटिटी ने इक्विटी होल्डिंग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ले रखी है। तो इन दैट सिचुएशन रिपोर्टिंग जो है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं लेकिन आपको नहीं करनी, उस एंटिटी ने ही करनी है। ये बात हो रही है OPI की। देन कहता है तो एक बच्चा यहां तक आप 2 चीजें अगर हम रिपोर्टिंग में देखें तो एक चार्ट बनाने की कोशिश करें। पहले क्या आ गया, PRI, देन क्या आ गया, देन अगला हेडिंग तो इससे यही ले लीजिए, PRI अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो PRI के केस में हमने क्या कहा, ये रिपोर्ट जो होगी थ्रू आपका डेजिग्नेटेड AD के थ्रू होगा, उसका एक फॉर्मेट होगा जो कौन बताएगा, RBI बताएगा, राइट। अब क्योंकि आपने करी है OI ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हम 3 पॉइंट बनाएंगे, फाइनेंशियल कमिटमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग। तो डिसइन्वेस्टमेंट में हमने कहा रिपोर्ट देनी है आपने 30 दिन में, रीस्ट्रक्चरिंग में भी आंसर क्या है 30 दिन में, लेकिन फाइनेंशियल कमिटमेंट में आंसर क्या था, 2 बातें थी। ये था जिस दिन आपने क्या किया, रेमिटेंस पैसे भेज दिए, या फिर जिस दिन आपने क्या करी, फाइनेंशियल कमिटमेंट करी, विच एवर इज क्या लेना है, अर्लियर कह लीजिए लेना है। अब PRI अदर देन RI में हमने बात किसकी करी, OPI की बात करी, ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करी। और उससे रिलेटेड आप देखिए हमने क्या क्या बात करी थी, चाहे मेकिंग हो चाहे ट्रांसफरिंग हो, दोनों से रिलेटेड है, मतलब खरीदना बेचना दोनों से रिलेटेड है। तो OPI चाहे इसका क्या है, मेकिंग है या डिसइन्वेस्टमेंट कह लीजिए, या आपने डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसके कितने दिन में, 60 दिन में। और 60 दिन कहां से, फ्रॉम
एंड ऑफ हाफ ईयर, और हाफ ईयर कौन सा है? सितंबर मार्च। लेकिन इसमें क्या था? इसमें यह था कि अगर ईसॉप वगैरह है, रिपोर्ट बाय, यूं कह लीजिए फॉरेन एंटिटी, नॉट बाय एम्प्लॉय या डायरेक्टर, उसको देने की जरूरत नहीं है। वो फॉरेन एंटिटी, उसकी ओवरसीज ब्रांच या उसकी सब्सिडरी या इंडियन एंटिटी जिसमें उसका क्या था? कंट्रोल था। पूरा लिखना चाहें तो आप पूरा भी इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये हिस्सा हमने यहां पे पढ़ा। अब बारी आ रही है एपीआर की। दैट स्टैंड्स फॉर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। एक एनुअल परफॉर्मेंस के ऊपर भी एक रिपोर्ट बनेगी भाई। किसकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट? फॉरेन एंटिटी की, एवरी ईयर बाय 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर 31 दिसंबर। लेकिन कहता मान लो अगर अकाउंटिंग ईयर उस फॉरेन एंटिटी का खत्म ही कब हो रहा है? 31 दिसंबर को, तो हम क्या लेंगे? अगला 31 दिसंबर लेंगे, ये ध्यान रखना है। मतलब एपीआर 31 दिसंबर तक फॉरेन एंटिटी की, लेकिन अगर 31 दिसंबर को उस फॉरेन एंटिटी का अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है तो अगले 31 दिसंबर को आपने एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की क्या करनी है? फाइलिंग करनी है। लेकिन कहता है कोई करने की जरूरत नहीं है एपीआर। अगर पीआरआई के पास लेस देन 10% इक्विटी कैपिटल है विदाउट कंट्रोल, फॉरेन एंटिटी के, मतलब 10% से कम है इन द फॉरेन एंटिटी, एंड देयर इज नो अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट अदर देन बाय वे ऑफ इक्विटी कैपिटल, मतलब हम इक्विटी की ही बात करें और बाकी कोई मतलब डेट वगैरह नहीं है, या फॉरेन एंटिटी अंडर लिक्विडेशन है, बंद ही होने वाली है, तो क्या करोगे यार? एपीआर देके, ठीक है। अब आगे प्रोविजो क्या कहती है, क्योंकि क्लॉज ए में ये लिखा है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहां उसके हिसाब से हमने एपीआर बनानी होती है। अब कहता ऑडिटेड, अब हो सकता है फॉरेन एंटिटी जिस देश की है उसमें मैंडेटरी, जरूरी है ही नहीं कि ऑडिट करवाना पड़े, तो अनऑडिटेड से भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको क्या करवाना होगा? एक सर्टिफिकेशन करवाना होगा कंपनी के स्टैट ऑडिटर से, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही एप्लीकेबल नहीं है तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मतलब ऑडिटेड चाहिए लेकिन उस देश में ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है, तो स्टैट ऑडिटर से, नहीं है स्टैट ऑडिट तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से। देन अगला आता है, कहता है इन केस एक से ज्यादा पीआरआई है जिनकी ओडीआई है सेम फॉरेन एंटिटी में, तो एपीआर कौन फाइल करेगा? जिसके पास हाईएस्ट स्टेक है उस फॉरेन एंटिटी का। जैसे मान लो मैं हूं और आप हो, मेरे पास स्टेक ज्यादा है तो मैं एपीआर फाइल करूंगा। लेकिन अगर हमारे पास इक्वल होल्डिंग है तो हमें फाइलिंग करनी है ये ज्वाइंटली बाय सच पर्सन्स। और सर इस एपीआर के अंदर क्या होगा? भैया रिपोर्ट है, उसके अंदर होगी डिटेल्स किस चीज की, क्या एक्विजिशन है, वाइंडिंग अप, ट्रांसफर वगैरह वगैरह, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें कोई ऑल्टरेशन, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं। देन कहता है इंडियन एंटिटी जिसने ओडीआई किया है वो भी एक एनुअल रिटर्न बनाएगी, किसके ऊपर? फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर, और ये आरबीआई को देगी। और आरबीआई के कौन से डिपार्टमेंट को? सिम को, स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मतलब इंडियन एंटिटी को एक अलग से एनुअल रिटर्न भी बना के देनी है। ये है आपकी रेगुलेशन नंबर 10। तो आइए हम एपीआर से रिलेटेड, क्योंकि दूसरा हिस्सा हमने अलग कर दिया था रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में, अब हम एपीआर के ऊपर अगर एक्सक्लूसिव देखते हैं तो चलिए यहां पे हम लिख देते हैं एपीआर के बारे में। एपीआर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स की अगर हम बात कर लें कि भाई है इसमें क्या क्या, तो देखिए ये 4-5 पॉइंट मैंने यहां लिखे थे, इसी तरह से आप लिख दीजिए। एक्विजिशन की डिटेल, वाइंडिंग अप, ट्रांसफर, ऑल्ट्रेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह वगैरह, राइट। तो दूसरी बात एपीआर से रिलेटेड हमने कही कि ये फाइलिंग करनी है आपने फॉरेन एंटिटी की, ऑफ फॉरेन एंटिटी बाय 31 दिसंबर, बट इफ अकाउंटिंग ईयर ऑफ फॉरेन एंटिटी इज 31 दिसंबर, देन नेक्स्ट
31 दिसंबर तक आप ये फाइलिंग करेंगे। देन है नॉट रिक्वायर्ड, ओपीआर बनाने की जरूरत नहीं है। कब नहीं था? जब आप इंडियन एंटिटी हो और आपके पास, हमने पढ़ा, 10% से कम, यहां ध्यान रखना है, इक्विटी कैपिटल हो और कोई और आपकी कमिटमेंट, फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो PRI हैविंग लेस देन 10% इक्विटी कैपिटल एंड नो डेट, यूं कह लीजिए, सिर्फ इक्विटी कैपिटल है। दूसरी बात, FE फॉरेन एंटिटी कहां चलेगी? इन लिक्विडेशन चलेगी, तब आपको APR बनाने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट आता है APR क्या होनी चाहिए? इसका मतलब है ऑडिटेड FS होनी चाहिए। लेकिन बट इफ ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, कहां पे? उस देश में, इन FE कह लीजिए शॉर्ट में। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें अनऑडिटेड से काम चलेगा, लेकिन प्लस क्या करना होगा? एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफाइड बाय स्टैट ऑडिटर। और दूसरा हिस्सा क्या था? इफ स्टैट ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड, अगर वो रिक्वायर्ड नहीं है तो बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उससे आप सर्टिफाई करवाएंगे। लास्ट पॉइंट इससे रिलेटेड, इंडियन एंटिटी टू फाइल विद डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, IMRBI, क्या फाइलिंग करनी है? स्टेटमेंट ऑफ, या रादर इसे स्टेटमेंट ना करके आप प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल कर लें यहां पे, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न किसके ऊपर? ऑन फॉरेन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो ये हो गया जी APR से रिलेटेड। आप पहले लिख लीजिए, इसे लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है। रेगुलेशन नंबर 11 कहता डिले होगी अगर रिपोर्टिंग में, कोई टेंशन नहीं भैया, डिले पे कुछ नहीं है। लेट सबमिशन फीस दो, बस ज्यादा से ज्यादा लेट ना, 3 साल से ज्यादा लेट नहीं होना, तो कुछ नहीं है इसके अंदर। 2 पॉइंट हैंड रिटन में मारो, रेगुलेशन 11 में सिंपल 2 पॉइंट है। लेट सबमिशन फीस ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। ना ही सब रेगुलेशन 2 में है, चाहे खुद पढ़ लेना। 3 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। आप फर्दर फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने डिले कर रखा है। मतलब टिल जो डिले है उसको आप क्या ना कर लें, रेगुलराइज ना कर लें, तब तक आप फर्दर फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं कर सकते। तो सिंपल रेगुलेशन 11 एंड 12 में ले लीजिए भाई साहब, लेट सबमिशन फीस देनी है और 3 बरस के अंदर अंदर आपको ये फाइलिंग वगैरह कर लेनी है। एंड तीसरी बात है, कोई फ्रेश फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं होगी टिल द डिले इज रेगुलराइज्ड। आई होप सो बात समझ में आई होगी और आपने मेरे साथ हैंड रिटन लिख लिया होगा। दैट विल सर्व योर पर्पस। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस।